जब भी आप भीड़ से ऊपर खड़े होते हैं तो आपको अपने ऊपर फेंके जाने वाले पत्थरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अगर आप कामयाब होंगे तो आपकी प्रशंसा के साथ साथ आपकी आलोचना भी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 14 मार्च का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन से आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है। अब ये MPX क्या है? तो MPX का आयोजन किया जा रहा है अरब सागर में। समुद्री अभ्यास है तो आप समझ गए होंगे कि ये नेवी की एक्सरसाइज है जो कौन कौन से दो देशों के बीच में होने वाली है, भारत और मित्र राष्ट्र फ्रांस के बीच में। इसमें भारत की ओर से कौन सा जहाज भाग लेगा? तो वो लेगा INS सह्याद्री। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर होने वाला है? ये अरब सागर की खाड़ी में होने वाला, अरब सागर में होने वाला है। शक्ति, गरुड़ और वरुण, ये अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत किसके साथ करने वाला है? फ्रांस के साथ करने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट है, इसमें सर्वाधिक महंगा शहर है वो है मोनाको। इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो सबसे अधिक महंगा शहर है मोनाको। अगर आपको पता है कि भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर माना जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कुछ अन्य इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का रैंक है 10वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो रैंक है 135। 135 हमने एक और याद किया था, पीस इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक 135 है। और अगर बात करते हैं हम खुशी सूचकांक में तो 136 हमने याद किया था। HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 131 होगा। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसके पहले हम याद करते आए हैं स्टैटिक पोर्शन में कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो यूपी में है, गोरखपुर वाला। बट अब ये चेंज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये हुबली कर्नाटक में स्थित है। अब ये सिद्ध रुद्रा स्वामी ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी मंदिर का नाम है, बट ये रेलवे स्टेशन का नाम है जो कहाँ पर है? हुबली कर्नाटका में स्थित है। और ये वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसके पहले हम बात करते हैं जो गोरखपुर है वो अब सेकेंड रैंक पर आ गया है और उसकी लंबाई कितनी थी प्लेटफॉर्म की? 1366 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन चुका है? तो सिद्ध रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन बन चुका है। ये आप देख सकते हैं, सिद्ध रुद्रा स्वामी जी ये हुबली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मीन्स बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2023 किस गाने को मिला है? तो ये मिला है नाचू 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 नाचू, जिसका हिंदी वर्जन है। किस मूवी का सॉन्ग है? तो RRR मूवी का सॉन्ग है। तो ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत सन 1929 में हुई है और इसका दूसरा नाम है द एकेडमी अवार्ड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं ये कौन से नंबर के हैं? तो 95 नंबर के हैं। कहाँ पर दिया गया है? तो लॉस एंजल्स USA में ये अवार्ड दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाने की, नाटू नाटू। तो ये RRR मूवी का क्या है? गाना है और इसके जो निर्देशक हैं वो राजमौली जी हैं। ये गाना के लेखक कौन है? क्योंकि गाने को मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि इस गाने का जो संगीत है उसके लेखक हैं M किरवानी, और जो अवार्ड लिया है वो भी इन्होंने ही लिया है। तो M किरवानी जी इसके संगीत लेखक है और जो इसके लिरिक्स हैं वो लिखे हैं, जो शब्द दिए हैं वो दिए हैं चंद्र बोस जी ने, और इसको गाया है राहुल और काल भैरव ने। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि
नाटू नाटू तो सबको याद हो चुका है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस गाने को जो ऑस्कर अवार्ड मिला है तो इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा एम किरवानी। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है एलिफेंट विस्परर्स, इसको भी क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो सबसे पहले 1983 में भानु अथैया जी, जिन्हें गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड मिला था, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। दूसरा नाम है सत्यजीत रे, 1991 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। AR रहमान और गुलजार साहब को स्लिम डॉग मिलेनियर्स मूवी के जो संगीत था जय हो के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। इस वर्ष जो बेस्ट मूवी है जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं ऑस्कर में, वो है एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। इसका नाम भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बनने वाला है जबलपुर में। जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये लम्हेटा घाट जबलपुर में, यदि आप भेड़ा घाट गए होंगे तो आपने भेड़ा घाट लम्हेटा घाट का नाम सुना होगा। तो जबलपुर में लम्हेटा घाट में बनने वाला है जियोलॉजिकल पार्क। कितना रुपए इस पार्क को बनाने के लिए दिया जा रहा है? वो 35 करोड़ रुपए में ये पार्क का निर्माण किया जाएगा। कुछ दिन पहले करंट अफेयर में था कि जो लमेटा घाट है वहाँ पर किस जानवर के साक्ष्य मिले हैं, तो बहुत ही प्राचीन साक्ष्य मिले थे डायनासोर के, इसलिए भी काफ़ी चर्चा में था। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, चीता स्टेट कहा जाता है, और यहाँ नदियों का मायका भी इसका नाम है। यहाँ पर सबसे अधिक गिद्ध की संख्या है, सबसे अधिक लोमड़ी की संख्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपको याद करने पड़ेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अभी मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इंदौर जो शहर है वो स्वच्छता के मामले में लगातार टॉप पर है पूरे भारत में, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 17वें नंबर का जो प्रवासी सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंदौर में आयोजित किया गया था, जिसमें गुआना देश है उसके जो राष्ट्रपति हैं वो एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे। उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जो 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया गया। इसमें जो रैंक है खेलो इंडिया यूथ गेम में, इसमें मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान, महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक हरियाणा और थर्ड रैंक मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया। इसको भी याद रखिएगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन छतरपुर में किया जाता है। छतरपुर में खजुराहो में ये नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भारत का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसमें देश विदेश के लोग आते हैं, और खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन 2023 में कौन से क्रम का महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत अधिक चर्चा में रहा है H3N2 वायरस, जो कि एक सर्दी जुकाम वाला वायरस है, बट अब ये काफ़ी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसके कारण कर्नाटक और हरियाणा में एक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो इसे थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंजा का सीजनल वायरस है। H3N2 से पहली बार कहाँ पर मौत हुई है? तो कर्नाटक और हरियाणा में ये केस देखने मिल चुका है। H1N1, अब जैसे H3N2 तो आपको पता चल गया कि एक इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम वाला वायरस है, बट H1N1 ये स्वाइन फ्लू का वायरस है। अब ये हमें कैसे याद होगा? H1N1, तो जब आप स्वाइन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है ना, और इसको ई को भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं आई जैसे, तो आप ऐसा 1 करके कुछ याद कर सकते हैं कि जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 से होता है और जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 से होता है। BF7 क्या है? तो BF7 ये कोरोना का वेरिएंट था जो चाइना में बहुत अधिक अभी फिर से इसने दहशत फैलाई थी। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद करने हैं। भारत का जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है? तो MP में बन रहा है। MP में भी कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश में बन रहा है, जहाँ पर क्या किया जाएगा? तो डायनासोर और भी जो प्राचीन जो स्पीसीज हैं उनके साक्ष्य वहाँ पर रखे जाएंगे।
ये अबाउट H3N2 वायरस के बारे में बताया गया है। इट इज़ अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस करेंटली सर्कुलेटिंग इन ह्यूमन अ पार्ट ऑफ H1N1 स्ट्रेन। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना ज़रूरी है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। अब ये हमें कैसे याद होगा, तो देखिए वेद व्यास जी बहुत अधिक ज्ञानी थे और वेद व्यास जी के सम्मान के रूप में ही व्यास सम्मान देता है, कौन देता है, बिरला फाउंडेशन देता है। तो व्यास सम्मान किसे मिलेगा, किसी ज्ञानवान व्यक्ति को ही मिलेगा। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। किस कैटेगरी में मिला है, तो ये इनको व्यंग उपन्यास के लिए दिया गया है और इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना। अब देखिए कोई बहुत अधिक ज्ञानवान हो जाएगा, जस्ट याद करने के लिए है, तो हम बोल देंगे ज़्यादा ज्ञान अगर पालोगे ना तो ऐसा मत पढ़ लेना कि पागल ही हो जाओ। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना उपन्यास के लिए व्यंग की कैटेगरी में मिला है। व्यास सम्मान कौन देता है, तो बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ये कौन से नंबर का है, ये 32वें नंबर का है और ज्ञान चतुर्वेदी जी अभी इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती सम्मान जो है वो रामदरथ मिश्र जी को मिला था 31वें नंबर का और इनका उपन्यास था मैं तो यहाँ हूँ। अब देखिए 2022 का जैसे मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें नंबर का, तो आपसे 2000 मतलब इसके पहले वाला 31वें नंबर का भी पूछा जा सकता है, वो मिला था असगर बजाहत जी को। तो याद रखिएगा, चाहे वो सरस्वती सम्मान हो, बिहारी सम्मान हो या व्यास सम्मान हो, ये तीनों सम्मान ही कौन सा फाउंडेशन देता है, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME प्रतिस्पर्धी लीन स्कीम किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो MSME के जो मंत्री हैं नारायण राणे जी के द्वारा ये लीन स्कीम लागू की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटे और लघु उद्योग होते हैं वो क्या है, ग्लोबली जो अदर कंपनी होती हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका जो डेवलपमेंट है वो अधिक नहीं हो पाता। तो ग्लोबली क्या कर सकें, कंपटीशन दे सकें अदर कंपनीज़ को, इसीलिए ये लीन स्कीम MSME के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी बहुत अधिक पूछा गया है ये प्रश्न कि चल दूत ऐप किससे रिलेटेड है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जो रैम्प स्कीम है RAMP, इसका संबंध भी MSME से ही है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो वोट फेस्ट नाम से समझ गए होंगे कि ये वोटिंग से रिलेटेड है। इसका जो उद्घाटन किया गया वो बेंगलोर से किया गया और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हैं लीन स्कीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में ये 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देख सकते हैं आप, चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो है राजीव कुमार और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं वो हैं अनूप पांडे और अरुण कुमार गोयल। अरुण कुमार गोयल जी की भर्ती को लेकर काफ़ी अधिक अभी चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी लिया है कि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं तो उनकी नियुक्ति 3 लोगों की कमेटी बनेगी। उसकी रिकमेंडेशन जो भी होगी कमेटी की, उस पर राष्ट्रपति जी तय करेंगे कि किसको कौन सा पद देना है। तो वो 3 लोगों की कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे अब ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया जाएगा। तो 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसका आया था। यदि आपने आज का वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको इसका आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं कि 38वें नंबर के नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा।
चलिए याद करते हैं, कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में एज अ मीडिएटर का कार्य किस देश ने किया है? वो किया है चीन ने। 2023 में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक 46वें नंबर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन में इसका आयोजन किया गया। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर कौन कौन से जिले हैं? तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जो है वो जोखिम सूचकांक में सबसे टॉप पर है। लद्दाख में सेना की बटालियन कमान को संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? गीता राणा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है, मतलब कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड में की जा रही है। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इसको याद रखिएगा। तो ये कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 119 किलोमीटर लंबे बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। आरोग्य महिला योजना का शुभारंभ तेलंगाना में हुआ है। तो ये कल का करंट अफेयर भी हमने रिवाइज कर लिया और आज का करंट अफेयर भी पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। रोजगार निर्माण के जो पेपर्स हैं आज उसका एक पार्ट नंबर 21 आएगा, और अगर आपने वो 20 लेक्चर नहीं देखे तो चाहे वो आपका MPPSC का एग्ज़ाम हो, MP पटवारी एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप उनको ज़रूर देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और आप अपना एनालिसिस करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।